नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पालक की खेती करके कमाए कम समय में अच्छा मुनाफा। नींबू के बाग में कीट रोगों की रोकथाम के उपाय। पत्तेदार सब्जियों में पालक की बात करें तो इसकी बाजार में मांग वर्ष भर रहती है, जिससे प्रदेश के किसान भाई बहुत कम दिनों में पालक की खेती से अच्छी आमदनी अर्जित कर लेते हैं। इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए जो किसान पालक की खेती करना चाहते हैं तो वे इसकी अधिक उपज देने वाली किस्मों का चयन कर बुआई कैसे करें, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चारत करके बोना चाहिए।
रोकथाम के लिए 0.2% ब्लाइट टॉक्स 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हर 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए। पालक में माहू, बीटल और कैटरपिलर कीट फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए 1 लीटर मेलाथियान को 700 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। फसल कटाई लगभग 20 से 25 दिन बाद पालक की पहली कटाई कर सकते हैं। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर 6 से 7 कटाई कर सकते हैं। पालक की खेती से लगभग 100 से 125 क्विंटल हरी पालक प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। पालक की खेती यदि बीज उत्पादन के लिए की जा रही है तब 10 से 17 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर उपज मिलती है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में नींबू की बागवानी बड़े पैमाने पर की जाती है और इससे किसानों को अच्छा फायदा भी मिलता है, लेकिन कभी कभी इन बागों में कीट रोगों के अधिक प्रकोप से नुकसान भी हो जाता है। तो बागवान नींबू के बाग में कीट रोग की सही पहचान करके रोकथाम कैसे करें, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर राकेश कुमार यादव से। आज मैं आपको नींबू में कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कीट कौन कौन से लगते हैं इसमें। लीफ माइनर की। लीफ माइनर जो कीट है वो क्या करता है, जो पौधे का जो टेंडर पार्ट होता है या जिसको कहते हैं कि नई ग्रोथ होती है, नई वृद्धि होती है, नई पत्तियाँ होती है, उन पे आक्रमण ज़्यादा होता है। इसमें ये कीट क्या करता है कि नई जो टेंडर पत्तियां हैं उन पे उनकी जो ऊपर की जो परत होती है पत्ती की, उसके नीचे जाके क्लोरोफिल खाता है। ये क्लोरोफिल जो है हरा भाग, उसको स्क्रैप करके खाता रहता है। इससे क्या होता है कि पत्तियां सिकुड़ जाती है और उसके ऊपर आप देखेंगे इसके लक्षण, तो पत्ती के ऊपर एक टेढ़ी मेढ़ी सी सफ़ेद रंग की सुरंग बन जाती है, इसीलिए इसको लीफ माइनर बोला जाता है। दूसरा जो कीट है लेमन बटरफ्लाई। लेमन बटरफ्लाई जो कीड़ा होता है, एडल्ट तो उसकी तितली होती है, काले और हल्के पीले रंग की तितली होती है। लार्वा जो होता है इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंस्टार जो लार्वा होता है वो काले रंग का यानी कि गहरा भूरा और बीच में हल्के पीले रंग के जो तिरछे से आड़े तिरछे से स्पॉट होते हैं। और जिसका जो फुल जो ग्रोन जो लार्वा होता है वो हरे रंग का हो जाता है। तो ये क्या करता है कि पूरी पत्ती को, जो पत्ती की बीच की सिरा होती है, उसको छोड़कर पूरी पत्ती को खा जाता है। और यदि इसका आक्रमण ज़्यादा हो गया, इसका प्रकोप ज़्यादा हो गया, तो पूरे पौधे की पत्तियां खा जाता है। पौधा एकदम ऐसे नंगा दिखाई देता है बिना पत्तियों का। आज के समय में नींबू का बाग भी कीट रोगों के प्रकोप से अछूता नहीं है। ऐसे में बाग को कौन कौन से कीट नुकसान पहुंचाते हैं और किसान उन्हें कैसे पहचाने और नियंत्रण के कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, यदि कम संख्या में है ये लेमन बटरफ्लाई, तो इसके लिए हम पत्तियों से, जैसे एक पेड़ पे जो छोटा ये शुरू हो जाती है, जब बगीचा हम लगा देते हैं उसी समय से शुरू हो जाती है, तो उसी समय हमको रोज विजिट करना चाहिए अपने बगीचे का। उससे पता लगता है कि हमारे खेत में कितने कीड़े बीमारियां आ गई, नहीं आई, हेल्दी है, पौधा बीमार है, क्या है, तो वो सिम्टम दिखने लग जाता है। तो शुरू में कुछ पौधों पर एक दो ही ये इसकी लट जो दिखती है, तो उसको हम हाथ से भी हटा के मार सकते हैं यदि ज़्यादा प्रकोप नहीं है। तो ज़्यादा प्रकोप हो जाता है तो कोई भी सिस्टेमिक जो इंसेक्टिसाइड है उसका हम स्प्रे करके इसका नियंत्रण कर लेते हैं। लीफ माइनर करते हैं, इसमें एसीफेट का जो है छिड़काव कर देते हैं। बागवान भाइयों, आपको नींबू के बाग से अधिक फल मिले, इसके लिए बाग को रोगों से बचाना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको बाग का नियमित देखरेख करनी होगी। इसके अलावा इसमें लगने वाले रोगों की सही पहचान करके समय पर नियंत्रण करना होगा।
तभी बाग से अधिक फल मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं कैंकर की। जो सिट्रस कैंकर होता है, इसके शुरुआती लक्षण होते हैं जैसे हमारा सूरज उगता है सुबह सुबह तो लालिमा लिए हुए होता है, इसी तरह से पीले रंग के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं गोल पत्तियों के ऊपर। यही धब्बे बाद में जाके भूरे हो जाते हैं, फिर जैसे जंग लग जाती है उस तरह के धब्बे हम पत्तियों पे देखते हैं। शुरुआती जो इसके लक्षण है वो पत्तियों पे आते हैं, उसके बाद में जैसे ये रोग भयंकर रूप लेता रहता है तो शाखाओं पे, तने पे आ जाता है ये, और बाद में इसका प्रकोप फलों पे भी हो जाता है जब फल आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले शुरुआती लक्षण आते ही हमको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, COC जिसको हम कहते हैं, उनका हम स्प्रे करते रहें। जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है वो और जो COC है वो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल के इसका छिड़काव करते रहें निश्चित अंतराल पर, तो इसका हम प्रकोप से रोक सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। राज्य के बहुत से किसान भाई बकरी पालन करके अच्छी आय कमाते हैं, परंतु कभी कभी बीमारियों के कारण ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है और इन्हीं बीमारियों में एक गंभीर बीमारी है PPR, जिसे बहुत से किसान पहचान नहीं पाते हैं और इसके कारण समय पर उपचार न होने की दशा में बकरियों की मौत हो जाती है। तो इस बीमारी को पशुपालक कैसे पहचाने और बचाव कैसे करें, इस बारे में आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर भरत महतो से। PPR बकरियों में होने वाली एक वायरस जनित बीमारी है। ये बहुत ही अधिक जानलेवा और संक्रामक बीमारी है। ये बहुत तीव्र गति से एक बीमार पशुओं से दूसरे स्वस्थ पशुओं तक पहुंचता है और इससे प्रति वर्ष हजारों ने लाखों की संख्या में बकरियां मरते हैं। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है PPR। यह विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। इसलिए PPR रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित बकरियों में अति गंभीर एवं प्राणघातक होता है, जिससे बकरी पालन में अधिक नुकसान होता है। क्योंकि ये आप सभी जान रहे हैं कि वायरस जनित होता है, इसी कारण इसके फैलने के माध्यम भी और बहुत सारे होते हैं। जैसे ये हवा के माध्यम से फैल सकता है, डायरेक्ट जानवरों के कांटेक्ट से फैल सकता है, पीने के पानी से फैल सकता है, या खाने पीने में प्रयोग होने वाले बर्तनों के द्वारा फैल सकता है, या फिर कहें तो उस बकरियों की सेवा शुश्रूषा कर रहे जो किसान हैं या जो फार्म के लोग हैं उनके द्वारा भी एक फार्म से दूसरे फार्म तक फैल सकता है। इसमें जो बकरियों के जो संक्रमित बकरियां हैं, इनमें जो लक्षण, मुख्य लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। जैसे शुरुआती समय में बकरियों को काफ़ी तेज़ बुखार रहता है। तेज़ बुखार कहने का मतलब 105 से 6 डिग्री तक भी बुखार, फ़ारेनहाइट तक भी बुखार जाता है। बकरियां काफ़ी सुस्त रहती हैं, चरने फिरने में अपनी रुचि कम दिखाने लगते हैं। झुंड में चलते समय ये काफ़ी पीछे चलती हैं और खाने पीने की कमी होने के कारण ये सुस्त तो रहते ही हैं, साथ साथ धीरे धीरे 1-2 दिनों में कमजोरी आने लगती है और कमजोरी के साथ साथ 1-2 दिन जैसे ही जाता है इसमें सर्दी खांसी के लक्षण आने लगते हैं। जैसे सांस में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। अगर मुंह का भीतरी भाग को आप खोलेंगे तो देखेंगे मुंह के चारों तरफ थोड़े लाल छाले टाइप का दिखाई पड़ते हैं और हल्का पतला एक वाइटिस लेयर जमा हुआ चारों तरफ रहता है। इनके पेशाब से काफ़ी बदबू आती है और 3-4 दिन जाने के बाद में कभी कभी देखा जाता है कि काफ़ी बदबूदार पतला पैखाना आने लगता है। ये बदबूदार पतला पैखाना आने की स्थिति में जब तक बकरियां पहुंचती हैं उस स्थिति में बकरियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। चलते समय धीरे धीरे लड़खड़ाने लगती हैं, कुछ दूर चलने के बाद गिर जाएंगी, फिर उठती हैं। इस तरह से लक्षण दिखाई पड़ता है और अंततः बकरियां कमज़ोर होकर मर जाती हैं। बकरी पालक अपने पशुओं को PPR जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए यदि कुछ पहलुओं पर ध्यान रखें तो काफी हद तक बकरियों को PPR रोग से बचा सकते हैं,
जैसे आपकी बकरी इस पीपीआर रोग से ग्रसित है तो उसे स्वस्थ बकरियों से अलग कर देना चाहिए। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को न खिलाएं एवं बीमार बकरी को चराने हेतु न लेकर जाएं। पीपीआर रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से करवाएं। जैसा कि ये वायरस जनित बीमारी होने के कारण इसकी इलाज भी बहुत प्रभावित ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल इसमें हम जब करते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव इसका नहीं दिखाता है। तो इससे रोग से बचने का सबसे बढ़िया उपाय और सबसे अच्छा उपाय है टीकाकरण। किसान भाई, हम इस रोग से बचाव के लिए जितना सतर्कता बरतें उतना ही अच्छा है। इसके टीकाकरण हम 3-4 महीने के बकरियों के से शुरुआत कर सकते हैं। पहला टीका हम 3-4 महीने की उम्र में दें। उसके बाद में इसे 40 से 45 दिन में हम बूस्टर डोज दे भी सकते हैं। अगर नहीं भी दे पाते हैं तो इसको आप सालाना अगर आप रिपीट करते जाते हैं कुछ दिनों तक, 2-3 साल तक अगर आप इसको सालाना रिपीट करें, फिर उसके बाद आपको ये वैक्सीन को 3 साल में भी एक बार दें तो इस रोग से आने की क्षमता नहीं के बराबर रह जाती है। तो इसमें अगर आप रेगुलर वैक्सीनेशन करते हैं तो ये काफ़ी बच्चे इस रोग से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और इसको वैक्सीनेशन करने का जो ऐसे तो पूरे सालों भर कभी भी आप अपने बकरियों को इस बीमारी से वैक्सीन कर सकते हैं, पर अच्छा समय होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास में अगर आप इस वैक्सीन को करते हैं तो अधिक सुरक्षा मिलने की संभावना रहती है। साथ साथ एक सावधानी और बरतनी है, जब आपको वैक्सीनेशन करना हो तो उसके करीब 10 से 15 दिन पहले अगर अपने बकरियों को कृमिनाशक दवा पिला दें तो ये टीका की जो क्षमता है, रोग रोधी क्षमता है, ये हम अधिक हासिल कर सकते हैं और आपकी बकरियों को सुरक्षा अधिक से अधिक मिल सकती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कोलासर, जिला श्री गंगानगर के कृषक ब्रजनंदन सिंह ने। यह बटन मशरूम उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो ब्रजनंदन सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मशरूम की खेती करने के लिए एक विशेष प्रकार के क्रॉप रूम की आवश्यकता होती है, फसल कक्ष की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आपके पास कमरे जो हैं वो कमरे पूर्ण रूप से साफ सुथरे होने चाहिए और कमरे में रैक्स बनी होनी चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम का लगा सकते हैं। अगर एक कमरे में अगर 10 बाई 10 का कमरा है तो उसमें रैक्स बनानी है आपको। 4 फीट इसकी चौड़ाई होगी और 8 फीट इसकी लंबाई होगी और हर रैक्स के बीच में 2 से 2.5 फीट का गैप होगा। अगर आपने बम्बू का रैक्स बनाया है तो 3 रैक से अधिक नहीं बनाएंगे। 3 रैक से अधिक बनाएंगे तो क्या होगा, जो भी आपका वर्कर होगा उसके ऊपर चढ़ेगा तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। और कमरा को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखें। जब भी कमरे में आप मशरूम लगाने जा रहे हैं उससे 2 दिन या 4 दिन पहले फार्मिंग का स्प्रे कर दें ताकि उसमें कोई भी कीड़े बीमारी हो वो पूर्ण रूप से मर जाए। और कमरे के अंदर एग्जॉस्ट की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कमरे में जब गर्म हवा होने लगती है तो कई प्रकार की बीमारियां भी आने लगती हैं और जो है मशरूम की लंबाई बढ़ जाती है और उसका जो कैप होता है वो छोटा हो जाता है। इसीलिए एग्जॉस्ट की बहुत बड़ा रोल है। तो कमरे के दरवाजे के अपोजिट एक एग्जॉस्ट भी होना चाहिए ताकि जब हम दरवाजा खोलें तो पूर्ण रूप से वेंटिलेशन हो जाए, गर्म हवा बाहर चले जाए और ठंडी हवा अंदर आ जाए। तो बटर मशरूम के लिए सबसे पहले तापमान का ध्यान रखना पड़ता है। तो तापमान अगर 14 से 24 है तो हम बटर मशरूम की खेती कर सकते हैं। बटन मशरूम उत्पादन के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल का होता है, जिसे किसी झोपड़ी या घर में किसान उगाते हैं। सफलता से बटन मशरूम उत्पादन करने के लिए कई तकनीकी बातें महत्वपूर्ण होती है, जिसमें कंपोस्टिंग सबसे महत्वपूर्ण है। कंपोस्ट तैयार करने में लगभग 28 दिन का लंबा समय लगता है, जिसे तैयार करने में बहुत सी सावधानियां रखनी होती है। तो कंपोस्ट बनाने की एक प्रक्रिया है। इसमें हम गेहूं का भूसा लेते हैं, और ये गेहूं का भूसा अगर हमें कंपोस्ट बनानी है तो कम से कम 3 कुंटल लेना ही पड़ता है। अगर आपको 3 कुंटल बटन मशरूम की कंपोस्ट बनानी है तो उसमें जो है 3 कुंटल गेहूं का भूसा लेंगे, उसमें 5 किलो यूरिया, 25 किलो गेहूं का चोकर, 8 से 9 किलो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, 5 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये सारे चीज को मिक्स करते हैं
8 फीट जो है लंबाई होगी इसकी, और 4 फीट चौड़ाई और 3.5 फीट ऊंचाई एक हम शेप देते हैं, और इसको अल्टरनेट 3-3 दिन पे पलटाई करते रहते हैं। तो इसको जिप्सम तीसरी या चौथी पलटाई में डालते हैं, और 5वीं 6वीं पलटाई में हम फ्योडान डालते हैं, क्योंकि जब कंपोस्ट बनता है उस दौरान चलने वाले कीड़े पैदा हो जाते हैं, और फ्योडान डालते हैं तो ये कीड़े मर जाते हैं। लास्ट में जब लास्ट पलटाई होती है उस समय देखते हैं कि अगर अमोनिया की गंध नहीं आती है तो उसमें हम फार्मिंग का स्प्रे करते हैं, ताकि कोई भी बैक्टीरिया और फंगस हो वो मर जाए। तो 28 या 30 दिन के बाद एक कंपोस्ट तैयार होती है। इस कंपोस्ट में न अमोनिया की गंध आती है और स्मेल आती है अच्छी। फिर इसमें जो है हम ठंडा करके इसमें हम बीज में मिलाते हैं। बीज मिलाने की जो प्रक्रिया है कि 1 कुंटल में 1 किलो बीज डालते हैं और अच्छी से मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद पॉलीथीन की थैलियों में भर देंगे। लगभग 10 या 12 दिन के बाद इसमें मशरूम की फंगस फफूंदी आएगी, और ये फफूंदी जब पूर्ण रूप से फैल जाएगी तो मीठी स्मेल आएगी। फिर इसमें पन्नी को खोल के 1.5 से 2 इंच तक आवरण मृदा की एक लेयर बिछाते हैं। आवरण मृदा क्या है? आवरण मृदा जिसमें 3 भाग सड़ी हुई गोबर की खाद और 1 भाग बागीचे को मिट्टी को मिक्स करके बनाते हैं, जिसमें 4% फार्मिंग से उपचार करते हैं और 72 घंटे तक रखते हैं। रखने के बाद जब ये तैयार हो जाता है तो फैली हुई फंगस पे इस पे हमें भूसे को, जो कंपोस्ट बनी होती है उस कंपोस्ट पे हम 1.5 से 2 इंच की लेयर बिछाते हैं, और बिछाने के बाद साफ पानी का स्प्रे करते रहते हैं ताकि केसिन की लेयर भीगे। अन्यथा अगर पानी नीचे चली जाती है तो कंपोस्ट सड़ने लगता है, तो इसीलिए पानी को हम स्प्रेयर मशीन से स्प्रे करते हैं ताकि केसिन की जो लेयर है वही भीगे। और 10 या 15 दिन के बाद उस मशरूम के छोटे छोटे पिनहेड्स आते हैं, और 20वें दिन ये मशरूम पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। और जब विकसित हो जाता है तो उसको हम घुमा के ऐंठ के तोड़ लेते हैं। तो लगभग पहली अवस्था जो होगी और लास्ट अवस्था लगभग 35 से 40 दिन तक इसमें मशरूम निकलता रहेगा। जो 20 से 25 ग्राम का मशरूम होता है घुमा के तोड़ लेते हैं, और तोड़ने के बाद जब उसमें खाली जगह होता है तो उसमें केसिन सॉइल को भर देते हैं ताकि उसमें से दोबारा मशरूम आ सके। तो ऐसे है, और ऐसे जो है मशरूम की हम खेती कर सकते हैं। मशरूम को तोड़ाई करने के बाद जो नीचे का भाग होता है उसकी कटिंग करते हैं, और कटिंग करने के बाद जो है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में इसको धुलते हैं, और धुल के पैकिंग करके पॉलीथीन की थैलियों में हम इसको मार्केट में बेच देते हैं। लगभग रूम टेम्परेचर पे 2 दिन तक इसको रखा जा सकता है। ज़्यादा दिन को रखने के लिए 3 से 4 दिन रेफ्रिजरेटर में रख के भी हम इसको आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन इसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। इसीलिए आप कोशिश करें कि 2-3 दिन के अंदर इसको बेच दें, अन्यथा इसका जब काला पीला पड़ जाता है तो मार्केट में उचित रेट नहीं मिल पाता है। ध्यान रखें कि मशरूम की जब आप बटन मशरूम की खेती करेंगे तो आपको जो है कंपोस्ट में बिजाई करने के लगभग 15 दिन तक आपको पानी नहीं देना है। जब आप उसमें मशरूम के फंगस फैल जाते हैं और उसमें आवरण मृदा जब हम बिछाते हैं उसके बाद हमें साफ पानी का स्प्रे करना है, और पानी स्प्रेयर मशीन से ही देना है, क्योंकि अगर आप स्प्रेयर मशीन से पानी नहीं देंगे तो पानी जो है कंपोस्ट के अंदर चला जाएगा तो कंपोस्ट खराब हो जाएगा। तो स्प्रेयर मशीन से स्प्रेयर मशीन से जो है फव्वारा जो है पतला करके और हम स्प्रे करते हैं ताकि पानी केसिन के अंदर ही जाए, और जब पतला फव्वारा रहता है तो पूर्ण रूप से केसिन के अंदर तक पानी जाता है, अंदर नहीं जाता है। और पानी आपको डेली देना है, पानी इतना देना है ताकि केसिन सॉइल की लेयर न सूखे। अगर केसिन सॉइल की लेयर सूख जाएगी तो फंगस हमारा ऊपर नहीं आएगा, और ऊपर नहीं आएगा तो हमारा जो है फ्रूटिंग बॉडी अच्छी बन नहीं पाएगी। इस तरह की सावधानी बरत के अगर आप मशरूम की खेती करेंगे तो आपको काफी जो है परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी, और आपको कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। मान लीजिए आपको 17 फीट चौड़ी, 30 फीट लंबी और 8 से 14 फीट ऊंची झोपड़ी में बटन मशरूम का उत्पादन करना है, तो इसमें लगभग 5 टन कंपोस्ट आएगा, जिसमें लगभग 1 टन मशरूम का उत्पादन होगा। और वर्तमान में 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम मशरूम का बाजार भाव है। इस हिसाब से 1 लाख रुपए कुल आय होगी। जहां तक लागत की बात है तो झोपड़ी और झोपड़ी के अंदर रैक तैयार करने में 45 से 50 हजार रुपए की लागत आ जाएगी, जो कि 2 से 3 साल तक चलता है। और 5 टन कंपोस्ट तैयार करने और श्रम इत्यादि पर लगभग 30 हजार रुपए का खर्चा आता है। इस हिसाब से पहली बार तो 20 से 25 हजार रुपए ही शायद शुद्ध आय होगी, लेकिन उसके बाद आप एक झोपड़ी से आराम से 50 से 60 हजार रुपए कमा सकते हैं। लेकिन मशरूम का कार्य करने से पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आपने सावधानी से अगर अच्छी तरह से आपने कमरा साफ सुथरा रखा तो बीमारियां नहीं आती हैं, और बीमारियां नहीं आती हैं, और इससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।